चलो चलो बेटा, चलो 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 बस। ओके, देखो अब हमारे 3 क्वेश्चन रह रहे हैं मिसलेनियस कैटेगरी के। ऑलमोस्ट हमारा मामला डन है। इसके बाद अब अपने इंस्टीट्यूट के मॉडल के क्वेश्चन ख़त्म करना, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि और फर्दर प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके मॉड्यूल आने वाले हैं, कलर वाला आ जाएगा। आपको 3 चीज़ें फ़िलहाल मैं दूंगा। अब यार देखिए, देख क्या लिख दिया नालायक, एक मोटा हाथी मुझे कह रहा है। अब यार मतलब और क्या करेंगे? चलो भैया बड़ा देख भाई 20 मिनट का चैप्टर खत्म। हैं? विश्व तो भैया कम पढ़ा दिया 20 मिनट में चैप्टर खत्म करा भाई। डिमांड एंड सप्लाई एक दिन में खत्म। 30-35 मिनट की क्लास में उतने उतने कंटेंट होता होगा। अरे नहीं भैया यार कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने पूरी 11th निकाल रखी है एक चैप्टर में। आई वालों ने हमारे 11th क्लास में मास्टर महीने महीने भर लग के डिमांड सप्लाई पढ़ाता है। वो 11th-12th की बात है ना। अरे फिर भी हमारा अब मैं अब ये सोचो ना कि मैं जनरल सिखाऊंगा क्या, जनरल सिखाने पे। अब जैसे एग्जाम्पल है, आप जैसे अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ाई, आप पार्टनरशिप के एक टॉपिक में जैसे फंडामेंटल कह लो, फंडामेंटल में आपने 2 से 3 दिन तो लिए थे, बेसिक नॉर्मली करवाने में भी। हाँ उतना तो करा। 2-1.5 घंटे की क्लास। मतलब ये है कि कराओ चाहे कम, बोलना तो सारा ही है, बोलना सारा है। मुझे लगता है कि रिवाइज तो सारे कराए हाँ जाते हैं। बोलो, सारा बोल दो, बट नंबर ऑफ प्रैक्टिस थोड़ी कम रहती है। देखो क्या लिखा है, देखिए सिलेबस सच में बहुत है फाउंडेशन का ना, अकाउंट का सिलेबस बहुत है। मतलब सब में बहुत कर दिया। वो उधेड़ रखा है इन्होंने सिलेबस के नाम पर, सच में बहुत तगड़ा उधेड़ रखा है। मतलब अगर ये मान के चलो कि अगर कोई बंदा ना गलती से नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, ठीक है ना, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, और दूसरा उन्हें अपने पास्ट में गलतियाँ करी हुई हैं, पास्ट का मतलब है 11th या 12th में, तो उस बच्चे को थोड़ा सर्वाइव ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब वो 4 महीने वाला अटैम्प्ट ना ले, वो सीधा 8 महीने वाला अटैम्प्ट ले, जो मुझे लगता है। जैसा कि एक लड़का है वो पीसीबी का है, बट अच्छा है पढ़ने में बेसिकली, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि मैंने बोला सारी चीज़ें ओके है, बट पॉइंट इस साइड की अकाउंट ओके नहीं रहेगी उसकी। अकाउंट में उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो अकाउंट में से ज़्यादा करना पड़ेगा मैंने, हालांकि कर भी रहा है बेसिकली। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। देखो आपको जो डेटा दे रखा है वो किसी मटेरियल एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है 31 मार्च 14 की। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, ये आपको दे रखा है परचेज, ये आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। आपसे पूछेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कक्षा 12वीं का तुम्हारा क्वेश्चन है ये, और नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कक्षा इसे ITR या STR भी कहते हैं। इसे आपने पढ़ा था कि यहाँ पर क्योंकि इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप नॉर्मली जो ITR निकालते थे ना 12th क्लास में, वो निकालते थे फिनिश स्टॉक की, फिनिश गुड्स की, तो वहाँ पर आप लिखते थे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पर आप रॉ मटेरियल की निकाल रहे हो, तो यहाँ पर आप लिखोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा पूरे साल भर में, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास कितनी रहती है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आप एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड कर सकते हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकालना बहुत ही, हाँ कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास ओपनिंग ऑलरेडी गिवन है कितनी 90, और क्लोजिंग कितनी गिवन है आपके पास 110 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा निकल के 1 लाख। बात क्लियर हो गई।
उसके बाद हमें निकालनी है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। वो बड़ा आसान है आप सभी के लिए निकालना, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकाल सकते हो? रॉ मटेरियल कंजम्पशन फटाफट से करेंगे आज खत्म। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, कितना माल आपने परचेज करा, माइनस क्लोजिंग, कितना माल आपके पास बच रहा है। तो ये आपको दे रखा है ओपनिंग दे रखा है 90, क्लोजिंग आपको दे रखा है 1,10,000। परचेज देख लेते हैं, परचेज आपको दे रखा है 270, तो परचेज आपको दे रखा है 2,70,000। इसे ऐड कर दो, 2.5 लाख आ रहा है बेटा, ये आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकल गया, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये तुम्हारा आ जाएगा 2.5, ये टाइम्स में निकलेगा। तो टाइम्स का मतलब हो कि आपकी इन्वेंट्री कितनी बार सर्कुलेट करती है साल भर में, तो 2.5 टाइम्स हमारी इन्वेंट्री टर्न करती है, टर्नओवर इतनी बार हमारी घूमती है बेसिकली। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आप हमें बता दीजिए द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। अब नंबर ऑफ डेज निकालना है, कितने समय तक आप अपनी इन्वेंट्री को अपने पास रखते हो, या कितने दिनों में आपकी इन्वेंट्री टर्न कर जाती है, घूम जाती है, यूज़ हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। तो देखो इसे ना इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो कहते हैं एक्चुअल में। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, बोलो? इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो। जी पूछना चाह रहा है ना, उसे इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। इसमें ये जो रेशियो है ये टाइम में निकलता है, ये टाइम्स था, ये टाइम है, टाइम यानी कि समय। अब समय तुम्हारा डेज, वीक, मंथ कुछ भी हो सकता है, इन्होंने किसमें मांगा है? डेज में। अब ऑब्वियसली डेज में मांगा है तो साल भर के डेज होने चाहिए। अब क्वेश्चन या तो हमें डेज बता देता कि भाई 360 दिन लो, तब मैं 360 दिन लेता। क्वेश्चन ने कुछ डेज बताए नहीं है, तो भैया मैं तो साल भर के डेज कितने मानते हैं नॉर्मली हम? 365 दिन, तो भैया मैं तो वही ले लूँगा, डिवाइडेड बाय ITR कर देना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो भैया 365 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आएगा? 146 डेज। यानी कि आप इसे दो तरीके से पढ़ सकते हो कि हमारे पास इन्वेंट्री इतने समय तक रहती है, जब एक बार आती है तो 140 दिन इन्वेंट्री रहती है, या जो इन्वेंट्री आई है उसे कंज्यूम होने में 140 दिन लग रहे हैं। हर 140वें दिन के बाद हमें फिर इन्वेंट्री चाहिए, फिर इन्वेंट्री चाहिए, मतलब हर 146 डेज पर इन्वेंट्री टर्न करती घूमती है, ठीक है, नई इन्वेंट्री हमारे पास आती है। तो ये दो बात इन्होंने पूछी थी, क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, खत्म हो गया। एक महीने में कॉस्ट सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? दोबारा बोल। एक महीने में कॉस्ट खत्म हो सकता है? मतलब ऐसे, या तू अपने हेड से कहना चाह रहा है? मतलब जब तुम सेल्फ प्रैक्टिस पे जाओगे हैं? जैसे मान लो मैं रिजर्व अटेम्प्ट देना है, तो मैं सिलेबस खींचूं वहाँ से, हाँ, एक महीने में हो जाएगा? कॉस्ट प्लस लॉ एक साथ? भाई मैं नहीं मानता, ये तो पढ़ लेगा या कर लेगा, ये है, बड़ा मामला मुश्किल है। कितने सब्जेक्ट पकड़ेगा? दो एक बार में। अगर 2 सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन है, कोई कोचिंग है साथ में? नहीं ऑनलाइन क्लासेस है, बस लेक्चर्स है। कर सकता है 1 से 1.5 महीना। हाँ मतलब 40, मतलब आप अपने घर पे अगर ब्लॉक्ड हो तो कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोचिंग से ट्रैवलिंग कर रहे हो, साथ में बहुत कुछ है, तो नहीं कर सकते, मुश्किल है। लेकिन हाँ जब एग्ज़ाम टाइम आता है, सेल्फ स्टडी टाइम आता है, तब आप ऑब्वियस बात है, तब तो हफ्ते भर के अंदर पूरी कॉस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन हफ्ते भर का मतलब है हफ्ते भर कॉस्ट, वो तो रिवीजन वाली बात है। हाँ ठीक है। लेकिन याद रखना, मैं अगेन बोलूँगा कि अपने की नोट्स पूरे बैठे करना, अच्छे से बैठे करना, अपनी कॉपियों को बहुत अच्छे से मेंटेन करना, समझ गए? एक एक सॉल्यूशन अच्छे से मेंटेन करना। हमने बुक में क्या सॉल्यूशन करा है वो हमारे सपोर्ट में रहेगा, हम अपनी कॉपी में क्या सॉल्यूशन करें वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए, समझ गए? एक एक चीज़ को मैटर करना। अगर मान के चलो कोई चीज़ ऐसी है जो बुक में नहीं लिखी हुई है, हमने सिर्फ बोली लिखी नहीं है, आपको लगता है कि मैं भूल जाऊँगा, तो उसे रिमाइंडर में स्टिकी नोट्स बना लो, समझ गए? ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए, समझ गए? इसको ये धीरे धीरे मेहनत होती है, और बना के चलोगे ना तो एग्ज़ाम टाइम में जब तुम रिवीजन मारोगे तब तुम्हारा कैलकुलेटर, तुम्हारी बुक और तुम्हारा कॉपी के सॉल्यूशन, उससे तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तब तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम ऑलरेडी मेहनत करके बैठे हो, समझ गए? ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है,
आइए इसे करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्या लिखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है ना। क्या लिखा है? रॉ मटेरियल AXE, ठीक है ना, एक्स बोल देते हैं, ठीक है ना, आसान भाषा में अपने। रॉ मटेरियल एक्स कॉस्टिंग विथ 150 पर केजी, मतलब ये जो रॉ मटेरियल है ये हमें 150 रुपये पर किलो का पड़ता है। फिर एक है बैक्स, ये कितने का पड़ता है हमें? 90 रुपये पर किलो का। समझ गए? आर मिक्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, ये दोनों ना इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किए जाते हैं। इक्वल का मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि इक्वल आइटम नहीं, मतलब एक एक कटोरी एक एक चावल ऐसे मान के चलो, समझ गए ना। इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है फॉर मेकिंग प्रोडक्ट ए, यानी कि हम एक्स और बैक्स मिलाकर क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट ए बना रहे हैं। द लॉस ऑफ मटेरियल इन प्रोसेसिंग वर्क आउट 25% ऑफ द प्रोडक्ट, 25% ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि जितना तुम मटेरियल लगाओगे बेसिकली, मतलब है ना, वो ये मान के चलो कि तुम्हारा 25% जो है प्रोडक्ट का, 25% किसका? प्रोडक्ट का मटेरियल तुम्हारा वेस्ट होगा ही होगा। समझ गए? यानी कि जितना तुम मटेरियल लगाओगे उतना आउटपुट नहीं आएगा, उसमें तो कुछ वेस्टेज चला जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है। द प्रोडक्शन एक्सपेंस आर एलोकेटेड, अब कह रहे प्रोडक्शन एक्सपेंस, कह रहे कि मटेरियल के अलावा जो तुम्हारे खर्चे आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं? 40% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मतलब जितना तुम मटेरियल लगाने वाले हो उसका 40% तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट बैठेगी। द एंड प्रोडक्ट इज प्राइस विद अ मार्जिन, फिर आप जब कॉस्ट आ जाएगी तो उसके ऊपर मार्जिन कितना लगा? 20% ओवर द टोटल कॉस्ट, जो भी तुम्हारी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर टोटल कॉस्ट जो आएगी उसका 20% आप मार्जिन लगाओगे। तो मार्जिन ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? कह रहे मटेरियल बैग्स इज नॉट इजीली अवेलेबल। ओ माय गॉड, क्या लिखा है? ये जो दूसरा मटेरियल है ना ये बहुत आसानी से हमें अवेलेबल नहीं हो रहा। अब करें तो करें क्या? तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा है सब्सटीट्यूट। क्या लिखा है? इसका एक सब्सटीट्यूट हमें मिल गया सेक्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई साहब सॉरी, ये तो रिकॉर्ड भी हो गया। कोई कट पेस्ट मार देगा इसको। रनिंग रनिंग में कुछ भी निकलना। मारने तो भी CXC क्या कह रहा है भाई? कोई हमारा भी कॉम्पिटिटर है? क्या बात कर रहा है तू? क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ जी, सब्सिट्यूट रॉ मटेरियल CXC हैज बीन फाउंड। ठीक है, तो भैया हमने ये देखा कि भैया BXC की जगह हम CXC, हम ऑब्वियस बात है रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, जो कि हमें कितने का पड़ता है? 75 का पड़ता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द, देखो अब यहाँ ध्यान से पढ़ना, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द प्रोपोर्शन ऑफ दिस सब्सटीट्यूट मटेरियल इन द मिक्सचर एज लो एज पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि वो तो इक्वल, मतलब A और B जो थे वो इक्वल प्रोपोर्शन में ही आते थे। समझ गए? समझ गए? लेकिन यहाँ बोलेंगे जो तो C, जो दूसरा B की जगह जो नया सब्सटीट्यूट है C, उसको ना मिक्सिंग में जब डालोगे तो एज लो एज पॉसिबल, जितना कम कर सकते हो उतना कम कर देना। समझ गए? मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं जाएगा। समझ गए? एंड एट द सेम टाइम मेंटेन द सेलिंग प्राइस एट मेंटेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द एंड प्रोडक्ट एट एग्जिस्टिंग लेवल। इन्होंने बोला कि जो सेलिंग प्राइस है जो पहले था वही रखना, मतलब उनमें चेंज नहीं करने हैं आपको। समझ गए? सेलिंग प्राइस सेम रखना एंड इंश्योर द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट एट प्रेजेंट। और क्या कह रहे हैं भैया? प्रॉफिट भी क्या रखना? जो पहले था A और B का प्रॉफिट आ रहा था वही A और C का आना चाहिए प्रॉफिट। समझ गए? क्योंकि B की जगह C आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब है देखो सेलिंग प्राइस सेम रखना है ना, और प्रॉफिट सेम रखना है, यानी कि कॉस्ट भी सेम रखनी है। सीधी सीधी कहानी है। हाँ है ना? जब सेलिंग प्राइस सेम है प्रॉफिट सेम है तो सेलिंग प्राइस में तो प्रॉफिट हटाऊंगा तो कॉस्ट ही आएगी, तो कॉस्ट मुझे सेम रखनी है कुल मिलाकर। ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेशियो मिक्स। मुझे पता है क्या बनाना है? रेशियो बताना है। जैसे A और B का रेशियो क्या था? 1:1 का रेशियो था। समझ गया ना? इक्वल इक्वल 1/2 1/2। यहाँ पे रेशियो मिक्स बताना है किसका? A का और C का। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? चले चलो, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले A और B को सॉल्व कर लेते हैं। जिसे A और C को सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? चलो देखिए मुझे अभी भी हंसी आ रही है उस बात को सोच। यूट्यूब पे क्लिप का ऑप्शन भी आता है, किसी भी लॉन्ग फॉर्म में से आप शॉर्ट्स निकाल सकते हो।
चलो ये तो डाल तो मैंने सारी रखी है, बस मुझे पब्लिक नहीं करा मैंने। थंबनेल बनाना है यार, थंबनेल बनाऊंगा ये। एक थंबनेल बना लो भैया, सबको उसी को सब में चेक देना फिर। बस एक मैं ऐसे ऐसे करूँगा। हेलो फोटो है भैया के पास। हाँ भैया, एक से एक फोटो है तो क्या बात है। हाँ, पुरानी वाली जिसमें भी अरे मैंने ये बोला है कि ये जो किताब, ये वाली जो बुक है ना, ये बनेगी 2 मिनट। भैया 2 मिनट गैप देना ज़रा। दिसंबर में देगा। इसकी दोनों ग्रुप्स की चलो। टोटल किताबें 9 आई हैं। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, ठीक है आगे चलते हैं। तो हम कहाँ पे थे, इधर देखो। तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को पकड़ते हैं, ठीक है। सही लिखे मैंने, गलत स्पेलिंग गलत है ना, सही है स्पेलिंग। चलो देखो, एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है, सुनो मेरी बात, कि जब AXC और BXC को मिलाएंगे, ठीक है ना, तो जो भी टोटल रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है ना, उसमें से लॉस माइनस करने के बाद हमारा प्रोडक्ट आएगा। सही बात है नहीं है, ए प्रोडक्ट निकल जाएगा हमारा, क्लियर नहीं है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई अगर हमें 1 यूनिट बनाना है, कितना 1 यूनिट, मतलब ऐसे मान, इसे भी केजी में ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारे मटेरियल यहाँ पे केजी में। अगर मुझे 1 केजी प्रोडक्ट ए निकालना है, तो इन्होंने लॉस कितना बताया मेरा, टोटल लॉस 25% प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट क्या है, एक का 25% कितना बैठेगा, 0.25 kg, हाँ है ना। तो यानी कि अगर मैं इन्हें मिला दूं, तो यानी कि टोटल मेरा माल कितना लग रहा है, यानी कि ये जो मेरा मटेरियल है वो 1.25 लगेगा टोटल मिलाकर, अगर देखा जाए तो। बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। 1.25 में 0.25 हमारा बर्बाद हो जाएगा और 1 किलो मेरे पास माल आ जाएगा। अब ये जो मुझे 1.25 लगाना है वो इक्वल प्रोपोर्शन में लगाना है, यानी कि ऑब्वियस बात है आधा आधा लगाना है। बोलो हाँ ये ना, क्लियर नहीं है। तो यानी कि 1.25 का आधा और सेम 1.25 का आधा कितना बैठेगा, बोलो जरा। 625 kg ये लगेगा। भाई क्या हो रहा है ये, 625 kg ये लगेगा, 0.625 kg ये लगेगा। हाँ जी क्लियर है। तो ये मेरा एनालाइज हो गया पूरा निकल कर, ठीक है। आगे चले, तो यहाँ पे अब यहाँ पर बना लेते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेते हैं छोटी सी अपने लिए। ये देखो बताइए, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ AXC, बताओ कितना लगेगा, 0.265, और इसका रेट दे रखा है मुझे 150 रुपये पर किलो दे रखा है।
और यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ BXE रॉ मटेरियल 0.265 kg, और ये मुझे प्रतिशत 90 रुपये का, देखो दिखा देता हूँ। 150 रुपये का ये पड़ रहा है A, 90 रुपये का B पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ फटाफट से कितनी कॉस्ट होगी, मल्टीप्लाई करके बताना। 93.75 56.25 इसे जोड़ दो बेटा। रॉ मटेरियल कॉस्ट 150 रुपये। फिर इन्होंने बोला ऐड करो इसके अंदर क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट, और कह रहे प्रोडक्शन कितना बोला 40% ऑफ मटेरियल कॉस्ट बोला उन्होंने। तो 150 का 40% 60 रुपया, यानी कि ये होगी मेरी टोटल कॉस्ट। और मार्जिन कितना बोला इन्होंने 20%। ये तो थोड़ा छोटा कर ले, इसके अंदर मार्जिन ऐड कर देंगे। मार्जिन कितना बोला 20%, वो भी कॉस्ट का बोला है ना, बोलना 42, तो कितना हो गया है, यानी कि ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। ये तो वो था जब A और B का मिक्सचर चलेगा, तब काम करना है हमें ये वाला, ठीक है। अब लेकिन सिचुएशन ये पैदा हो जाती है कि B हमें इसलिए अवेलेबल हो नहीं रहा, तो B की जगह किसको यूज़ करेंगे हम, C को बेसिकली। अब C का बोला गया जितना कम से कम यूज़ कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, सही बोला है मेरी वाली बात, ठीक है। तो अब कुल मिला के हमें ये नहीं पता कि हमें कम से कम कितना यूज़ करना है, वही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग फॉर मिक्सचर of raw material AXE and CXE। चलो इधर लेते हैं, इधर देख रहा, ले लेते हैं लेट CXE required for प्रोडक्ट A इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, इसे क्या नाम देते, चलो इसे X बोल दूं, इसे X मान लेते, समझ गए, क्लियर है। तो AXE रिक्वायर्ड कितना होगा बताओ फटाफट से, 1.25 माइनस एक्स, भाई x kg ये लगेगा तो ये इतना kg लगेगा, सही बात है नहीं है, सही बात है, क्योंकि देखो हमें एक यूनिट बनाना है, हमारा लॉस तो उतने रह रहे हैं, तो मेटेरियल तो 1.25 ही लगना है टोटल, तो टोटल बिल तो 1.25 ही है हमारा। अब 1.25 में x C है तो बाकी A कितना लगेगा 1.25 माइनस एक्स, सही बात ही नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, सेलिंग लेवल सेम रखना है, मार्जिन भी सेम रखना है, तो कॉस्ट भी सेम रहेगी। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, कि मटेरियल कॉस्ट, इधर देखो 1.25 माइनस एक्स इंटू 150, ये तो हो गई इसकी मटेरियल कॉस्ट, प्लस एक्स मल्टीप्लाई, ये 75 का पड़ रहा है हमें, क्वेश्चन ने बोला हुआ है, हाँ ये ना, इज इक्वल टू टोटल मटेरियल कॉस्ट है कितनी 150, क्योंकि अगर ये सेम है तो ये भी सेम रहेगा, तो ये भी सेम आएगा, तो ये भी सेम आएगा, तो ये भी सेम होगा, तो मतलब दोनों की मटेरियल कॉस्ट जो ए और बी की कॉस्ट थी वही ए और सी की होनी चाहिए, ये तो बोला है तभी तो है। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई, इसे सॉल्व कर लेते हैं, बोलो जरा मल्टीप्लाई करवा बंदे जरा फटाफट से, 1.150 225 है, क्या बोले ये 187 आएगा, माइनस
ठीक है, ये इधर ले आओ, ये उधर ले जाओ, 7.5 equals to 75x, ये आ जाएगा तुम्हारा 75x इक्वल टू 37.5 37.5। तो x x की वैल्यू 2 आ गई, नहीं 2 नहीं, 0.5 0.5 kg आ गया, ठीक है। यानी कि AXE कितना लगेगा 1.5 माइनस एक्स, यानी कि 1.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.75 kg लगेगा। और CXE कितना लगेगा x मतलब 0.25x, तो रेशियो कितना बैठा 0.75 इज टू 1.5 ये बैठेगा तुम्हारा 3:2। ये मिक्सिंग है इनका, ये चाहिए था हमें, कोई दिक्कत? हम्म, बट पॉइंट में रेशियो बनाते नहीं है ना, ठीक है जी, आ जाओ। क्या हो गया, आ गया। अब देखो क्या लिखा है, देखो ये वाला मैं क्रॉप नहीं करूंगा, इसके बाद वाला क्रॉप करूंगा। यहाँ पे लिखा है आदित्य एग्रो लिमिटेड प्रोड्यूस एडिबल ऑयल्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी, मतलब अलग अलग तरह की एडिबल ऑयल्स बनाती है। द मंथली डिमांड, कि बस ये शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मंथली डिमांड, क्या मंथली डिमांड पैटर्न फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है ना। कह रहे मंथली डिमांड है किसकी, फिनिश प्रोडक्ट की। हमें रॉ मटेरियल डिमांड नहीं बताइए, किसकी बनाई है, फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड बताइए। क्लियर है, इनके फिनिश प्रोडक्ट क्या है देखो अब ध्यान से, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, इतना इतना लीटर इन्हें चाहिए। अब इसके लिए क्या चाहिए, मस्टर्ड चाहिए, इसके लिए सोयाबीन चाहिए, इसके लिए ऑलिव चाहिए, सही बात ही नहीं है। तो लिखा है टू प्रोड्यूस 1 लीटर, क्या लिखा है 1 लीटर, 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल के लिए, सोयाबीन ऑयल के लिए, ऑलिव ऑयल के लिए क्या चाहिए 5 kg मस्टर्ड, 6 kg सोयाबीन, 4.5 kg ऑलिव्स आर रिक्वायर्ड रेस्पेक्टिवली। देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल, पहले तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल नहीं है, ठीक है ना। तो आदित्य एग्रो लिमिटेड कैन परचेज द मटेरियल आइदर फ्रॉम, इधर पढ़ो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, आदित्य एग्रो लिमिटेड कैन परचेज द मटेरियल फ्रॉम द फार्मर डायरेक्टली और फ्रॉम द होलसेल मार्केट। ध्यान से समझना, या तो मार्केट से परचेज कर लेगा, फार्मर से परचेज कर लेगा। द कंपनी कैन परचेज एनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम होलसेल मार्केट, कह रहे हो मार्केट से कितना ही परचेज कर सकता है जितना उसे चाहिए, बट इन केस ऑफ परचेज फ्रॉम द फार्मर, बट फार्मर से परचेज अगर करना है, इट हैज़ टू बी परचेज द मिनिमम स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एट टाइम, मतलब फार्मर जितनी क्वांटिटी बोलेंगे उतनी क्वांटिटी में बाय करनी पड़ेगी। मतलब समझ लो, मतलब होलसेल मार्केट में ईओक्यू लगा सकते हैं, फार्मर पे ईओक्यू लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, दोनों बात है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा हमें, समझ गए। चलिए, फॉलोइंग इज द मटेरियल वाइज समरी रिलेटेड विद द परचेज ऑफ मटेरियल। आपको मटेरियल वाइज क्या दे है, आपको समरी दे रखी है, DTIDT में कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से, अगर डेली पढ़ो तो DTIDT क्या दोबारा बोल, DTIDT में कितना टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में? एक बता मोदी, पहले क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर बात कर लेंगे। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो बोलो,
चलो भैया हो गया पूरा क्वेश्चन ग्रुप हमारा। आ जाओ भैया आ जाओ, पूरा क्वेश्चन ग्रुप हो गया हमारा। अच्छा खासा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये। दो क्या लिखा है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था कि भैया फार्मर से परचेस करना है तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेस करनी पड़ेगी और मार्केट से जितना चाहे उतना परचेस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इन्होंने आपको डिटेल दे दी है, ये वाली आपको डिटेल दे रखी है कि कुल मिलाकर होलसेल मार्केट से परचेस करोगे तो कैसे कैसे कॉस्ट पड़ रही है, फार्मर से परचेस करोगे तो कैसे कैसे कॉस्ट पड़ रही है, किसकी, मस्टर्ड की, सोयाबीन की और ऑलिव की। बात क्लियर होगी नहीं होगी। इसमें देखो बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं। मिनिमम क्वांटिटी टू बी परचेज, मेरे आपको कितनी मिनिमम चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है एनी क्वांटिटी, बट यहाँ पे बोला 13,50,000 किलो एक बार में खरीदना पड़ेगा। समझ गए, ये कौन कह रहा है, फार्मर कह रहा है। परचेज प्राइस 15 रुपये का, यहाँ 12.5 का है। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे CST लिखा हुआ है, ये पहले चलता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब ऑब्वियसली बात इसके लिए क्या आ जाएगा, GST। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मुझे CST के लिए GST लिखना है। तो आप इसमें कन्फ्यूज होने की पुराना क्वेश्चन है, बस GST ही लिख देना और कुछ नहीं है। ज़्यादा तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगी। समझ गए, फिलहाल अभी मान के चलते कि GST ही है 2%, ऐसा मान के चलते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर परचेज, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे, ये कौन सी कॉस्ट बैठेगी हमारी, बताओ। ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बैठेगी ना, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है हमारी। बात क्लियर होगी नहीं होगी। दूसरा क्या लिखा है, सॉर्टिंग एंड पिलिंग कॉस्ट पर परचेज, आगे नहीं पर परचेज है, तो ये भी क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये भी ऑर्डरिंग का पार्ट बैठेगी। आया समझ में नहीं आया, ये तो आइडेंटिफाई करना है। लोडिंग कॉस्ट पर 50 kg, अनलोडिंग कॉस्ट, ये तुम्हारा ऑब्वियसली कॉस्ट का पार्ट बैठेगी लोडिंग अनलोडिंग में, ठीक है। सोयाबीन मिनिमम क्वांटिटी एनी क्वांटिटी 270 परचेज, यहाँ पे क्या देती है वैट। अब वैट की जगह पे क्या आ जाएगा, वैट की जगह पे क्या आ जाएगा, GST। बहुत बढ़िया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगेन ये कौन सी कॉस्ट है, ऑर्डरिंग, सॉर्टिंग, पिलिंग, ये क्या है, ऑर्डरिंग। लोडिंग कॉस्ट पर केजी, अनलोडिंग कॉस्ट पर केजी। बात क्लियर हो गई। आगे चलिए, मिनिमम क्वांटिटी परचेज, ये क्या है, इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि कस्टम, वो तो आज भी है, कस्टम थोड़ा ना हटा है, समझ गए। तो ये सही है हमारा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ये हो गया ऑर्डरिंग, सॉर्टिंग ये हो गया ऑर्डरिंग, लोडिंग और लोडिंग की कॉस्ट बता दी पर 50 kg। बात क्लियर हो गई। फिर लिखा था कंपनी इज पेइंग 12.5 पर एनम, 12.5% पर एनम एज इंटरेस्ट टू द बैंकर एज अ कैश क्रेडिट फैसिलिटी, कैरिंग कॉस्ट है ना। और क्या लिखा है, ₹100 पर 100 kg। देखो 100 रुपये लगते हैं 100 किलो के लिए एज अ रेंट, 1 रुपये पर केजी, ये भी क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट। तो ये वाली लाइन हमें पता लगी कैरिंग कॉस्ट है, CC है हमारा, है ना। अब क्या लिखा, CST विल बी एडेड विद द परचेज प्राइस ऑफ द मस्टर्ड, वैट विल नॉट बी एडेड विद द परचेज प्राइस ऑफ सोयाबीन, और इम्पोर्ट ड्यूटी विल बी एडेड विद द परचेज प्राइस ऑफ द ऑलिव। यू आर रिक्वायर्ड, आपको क्या कैलकुलेट करना है। देखो इन्होंने ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, कह रहे हालांकि देखो मैं बता के चलूँ, चलो बताऊँ क्यों लिखा है ऐसा, फिर इस क्वेश्चन को मैं आज के जमाने के अकॉर्डिंग मोल्ड कर दूंगा, समझ गए। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते, क्या लिखा है, CST विल बी एडेड विद द परचेज प्राइस ऑफ मस्टर्ड, CST को ऐड कर देना। फिर आगे क्या लिखा है, वैट विल नॉट बी एडेड विद द परचेज प्राइस, वैट को ऐड मत करना। और फिर लिखा है इम्पोर्ट ड्यूटी विल बी एडेड, इम्पोर्ट ड्यूटी को ऐड कर देना। मतलब CST और इम्पोर्ट ड्यूटी को तो परचेज प्राइस में ऐड करना, लेकिन वैट को ऐड मत करना, ये बोला गया है, ठीक है ना। बता दूंगा ऐसा क्यों, हालांकि हो सकता है तुम्हें मे भी पता हो। यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट द परचेज कॉस्ट ऑफ ईच मटेरियल, हमें एक तो परचेज कॉस्ट निकाल के दिखानी है, दूसरा होलसेल मार्केट से फार्मर से EOQ निकाल के दिखाना है, और ये बताना है कि ऑलिव के लिए, सिर्फ खाली ऑलिव के लिए पूछा है, रिकमेंड द बेस्ट परचेज ऑप्शन ऑफ ऑलिव। ऑलिव के लिए बेस्ट कहाँ से है, होलसेल मार्केट या फार्मर, ये बताना है। 3 बातें इन्होंने हमसे पूछी हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। देखो मैं पहले ना तुम्हें एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि इन्होंने जो बता रखा है कि भैया आपको ना वैट ऐड नहीं करना है, CST ऐड करना है, इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड करना है। इसके पीछे कहानी क्या है, बात समझ लेना जरा। एक्चुअली क्या होता है, वही बोला है मैंने ना, CST एक में आ रहा है, वैट एक में आ रहा है, और सिर्फ 3 टैक्स बता दी ना अलग अलग तरीके के, ठीक है ना। एक्चुअली पहले क्या होता था, जब 2 स्टेट आपस में ट्रांजेक्शन करती थी ना, तब CST लगता था, समझ गए। जब 2 स्टेट करती थी ट्रांजेक्शन, जैसे दिल्ली और यूपी मान लो, समझ गए। लेकिन जब हम आपस में इंटरस्टेट अपने राज्य के अंदर ही काम करते थे तो वैट लगता था। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ठीक है ना। अब दोनों ही हट गए, वैट भी हट गया, CST भी हट गया, क्या आ गया है, GST आ गया है। तो एक्चुअली क्या है, इन्होंने CST को ऐड करने के लिए क्यों बोला है और वैट को ऐड करने के लिए क्यों नहीं बोला कि वैट को ऐड नहीं करना, क्योंकि वैट का ना रिफंड आ जाता था, समझ गए, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, आप पढ़ोगे भी GST के अंदर। बात करोगे, वैट का रिफंड आ जाता था, क्लियर है ये नहीं है, वैट का रिफंड आ जाता था। इसका वैट का रिफंड क्यों आता था, जल्दी से 1 मिनट के अंदर बताता हूँ फटाफट से।
वैट का रिफंड इसलिए आता था क्योंकि मैं जिस स्टेट में हूँ उसी स्टेट में परचेज कर रहा हूँ और उसी स्टेट के अंदर क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। तो ये जो वैट वाला जो टैक्स है ना, ये सेम स्टेट के अंदर ही घूमता था बेसिकली, समझ गए। तो सेम स्टेट से मैं रिफंड मांग सकता था, क्योंकि सरकार कहती थी, मतलब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट तो कहती थी ये वाला टैक्स हमारे पास है, इसको तो हम घुमा लेंगे तेरे से, समझ गए। तो वैट का रिफंड आ जाता था। अब जिस चीज़ का रिफंड आ जाएगा वो तुम्हारी कॉस्ट है ही नहीं, तो जब कॉस्ट नहीं तो वाई यू आर एडिंग, ऐड ही नहीं करना, समझ गए। आया सही में नहीं आया। लेकिन सीएसटी का रिफंड नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि अगर मैंने मान के चलो परचेज करा है किसी दूसरे राज्य से, तो मैंने टैक्स पे करा किसी दूसरे स्टेट में, और मैं रिफंड कहाँ क्लेम कर रहा हूँ, अपने स्टेट में। तो अब मेरा स्टेट मुझसे क्या बोलेगा कि तू पे करके आ रहा है दिल्ली में और रिफंड मांग रहा है यूपी से, मैं कैसे दे दूंगा रिफंड। तो सीएसटी का रिफंड नहीं आता था, समझ गए। इससे वो हमारी क्या बन जाती थी, कॉस्ट बन जाती थी। समझ गए मेरी बातों को, क्लियर ही नहीं है। तो हम इसे ऐड करते थे, कॉस्ट है तो हमारी, समझ गए मेरी बातों को। और कस्टम तो आज भी हमारी कॉस्ट बनती है। अगर मैं इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर रहा हूँ तो वो रिफंड नहीं आती, वो तो ऑब्वियस बात है, मेरी कॉस्ट है, आज भी कॉस्ट है वो, क्लियर है ये नहीं मेरी बात। लेकिन आज के ज़माने में बताओ क्या हो गया है, सीएसटी हट गया और वैट हट गया, क्या बन गया, और जीएसटी का रिफंड आ जाता है। तो टेक्निकली अगर ये जीएसटी लिखा होता है दोनों जगह, तो मैं जीएसटी को एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं बनाता। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? समझ में आया? क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे जीएसटी लिख दूँ तो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मान के चलोगे ये तो बिजनेसमैन है, जीएसटी का रिफंड ले ही लेगा। जीएसटी हर चीज में रिफंड हो जाती है। हाँ, तो सरकार को फायदा क्या हो रहा है इसमें यार, उनके पास जाएंगे ना टैक्स। क्यों नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। जीएसटी नहीं, जीएसटी कहाँ रिफंड होती है समझो ना। जीएसटी वहाँ रिफंड होती है जहाँ पर कंज्यूमर नहीं होता, जहाँ पर कंज्यूमर नहीं होता। जीएसटी का पूरा बर्डन किस पे आ जाता है? ट्रेडिंग कंपनी होती है जिस रिफंड, जैसे मान लो मतलब ऑब्वियस बात है ना, अगर आप कोई भी बिल पर्ची कटवा रहे हो किसी ट्रेडिंग कंपनी के नाम पे कटवा रहे हो, तुम्हारा रिफंड आ जाता है जीएसटी का। अगर मान के चलना, सपोज मान के चलो एग्जांपल लेते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है, सपोज मान के चलते कि नयन ने क्या करा, मोबाइल खरीदा, आईफोन खरीदा और अपने पर्सनल नाम पे बिल कटवाया। तो ऑब्वियस बात है, पर्सनल नाम का बिल का मतलब क्या हुआ, इसका कोई जीएसटी नंबर थोड़ी है ना इसके पास, इसे रिफंड नहीं आने का। और ये कंजम्पशन कर रहा है। ये जीएसटी जो होता है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। क्या ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है? जो बंदा कंज्यूम करेगा, जो बंदा बेनिफिट लेगा वही टैक्स भरेगा। समझ मेरी बात को। लेकिन अगर मान के चलो ये जो आईफोन का बिल है इसके पापा ने अपनी फर्म के नाम पे कटवा लिया और फर्म का जीएसटी नंबर है बेसिकली, तो पापा वहाँ पे टैक्स घुमा लेंगे। समझ गए? क्लियर है? आया समझ नहीं आया? बिजनेस के नाम पे हो जाएगा नाम, क्लियर है। सपोज मान लो मैंने अपने घर में एसी लगवाया लेकिन बिल कटवा लिया मान के चलो एबी स्मार्ट सिटी के नाम पर। समझ गए? क्लियर ही नहीं है? मतलब लगा एसी घर में है, मतलब बिल कटाए एबीएसएस के नाम पर, और मान लो एबीएसएस का जीएसटी नंबर है, हालांकि नहीं है, बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एबीएसएस का जीएसटी नंबर है तो मैं वहाँ पे टैक्स राउंड कर लूँगा। बात क्लियर हो गई? हाँ जी, मेरी बात क्लियर हो गई? आजा, आप कुछ बता रहे थे, क्या बता रहा था? जीएसटी का फायदा क्यों नहीं आता? अच्छा, मेरे को जीएसटी का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअली क्या, एक तो मेरी जो कॉस्ट है, मतलब एक तो बच्चों का जो बर्डन है फीस का वो बढ़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो आपका तो रिफंड आ जाएगा ना। हाँ, तो आप बुद्धि नहीं लगा रहे ना, आप बुद्धि लगाओ। अगर मान के चलो, अगर एग्जांपल मान के चलो कि तू आया और मैंने बोला कि बेटा फीस 10,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी, 1800 रुपये, अब 11,800। अब तू बता तू क्या बोलेगा? अरे बिना टैक्स वाला बताओ, बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? हम कहेंगे जी हम तो करते ही नहीं। नहीं नहीं अरे सब होता है, हमें पता है, सब होता है, लोग बात तो बनाते ही हैं, सब होता है। हम कैश देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं देंगे आपको एक नंबर की ट्रांजेक्शन, हम नहीं देंगे आपके बैंक में पैसा, कोई पेटीएम नहीं, कैश देंगे। अब बताओ, समझ गए? वहाँ पे मामला बिगड़ गया हमारा, समझ गए? ये वाली बात है। तो पूरी कैश में तो आएगी नहीं ट्रांजेक्शन, आप ये समझो बातों को। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है कि जब फीस बताई जाती है तो सेम बता रहा हूँ, ठीक है। जब फीस बताई जाती है तो सेम फीस पर कभी डीलिंग फिक्स नहीं होती। अगर हम ये कहते हैं ना कि इंक्लूसिव जीएसटी फीस है, इंक्लूसिव जीएसटी बोलते, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस वाली फीस, तो पहली बात, अब मैंने बोला मान के इंक्लूसिव 10,000 के अंदर फीस इंक्लूडेड है, तो मान के हम तो आगे पुराने ग्राहक हैं, हमारा वाला रेट बताओ, समझ गए?
ये एक नॉर्मल बिजनेस ट्रेंड है इन इंडिया। अब अगर मान के चलो, हाँ बार्गेनिंग, अब मान के चलो मैंने 10 की 9 कर दी या 8 कर दी, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कि जो इंक्लूसिव वाला मामला था वो बिगड़ गया मेरा। ये पास्ट में हुआ है हमारे साथ, हमने जीएसटी नंबर ले रखा था, हमने सरेंडर करा है, ये हमें नहीं चाहिए ये, और हमने पता कब लिया था ये, टैक्स भरते हो? हम इनकम टैक्स भरते हैं अपने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है, अपनी ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग इनकम टैक्स भर देते हैं। हैं 30%, 15, 30% कितना? भाई सीएमयू से भैया टैक्सी भरेंगे क्या? 30%? नहीं, ऐसा नहीं होता। सीएसयू में भैया टैक्सी भरेंगे क्या? कैसी बात कर रहा है यार? ये तो जरूरी सीएम टैक्स नहीं भरते होंगे। नहीं भरते हैं, आ जाओ पागल वाली बात कर रहा है। आ जाओ। जीएसटी में मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आया रिकॉर्डिंग वाली बेसिकली। चलो तुम ये बता रहे कौन सी स्लाइड में आते हो? 30% भरते होंगे यार। आ जाओ, पागल हो जाएंगे, इतना परसेंट देंगे तो कमाई नहीं आती फिर भी। 15%। आ जाओ इधर आओ इधर आओ बेटा, बस बेटा ख़त्म करेंगे, आओ जल्दी। देखो इन्होंने बोला है कैलकुलेट द परचेस कॉस्ट ऑफ ईच मटेरियल, इधर आ जाओ। तो पहला पॉइंट हमारा आता है स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, बात क्या हो गई। और यहां पे हम लिखते हैं होलसेल मार्केट, और यहां लिखते हैं फार्मर, ठीक है। और बताओ पहले क्या था, मस्टर्ड ऑयल लास्ट में। पहले मस्टर्ड कर लेते, सॉल्व तो करें मस्टर्ड को। चलो मस्टर्ड को सॉल्व करते हैं, आ जाओ। क्या लिखा है, हमें परचेज प्राइस कितना पड़ रहा है, 15 और 12.5, तो यहाँ लिखेंगे बताओ परचेज प्राइस कितना है बच्चों, 15 और 12.5 पर किलो, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल से सीएसटी तो लेंगे 2% सीएसटी, लेकिन अगर जीएसटी होता तो बिल्कुल भी नहीं लेते, समझ गए। तो बेचारा, और इधर नहीं है सीएसटी, इस पे है 15 का 2%, 0.3। चलो उसके बाद क्या लिखा है, ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट बन गया। लोडिंग और अनलोडिंग क्या लिखा है, पर 50 kg 10 2 5 2, लोडिंग कॉस्ट और अनलोडिंग कॉस्ट, बात क्लियर हो गई। 10 2, देखो पर 50 kg था, तो 10 को डिवाइड करो 50 से, 0.5 0.2 और 2 को डिवाइड करो 50 से 0.04, चलो ये था 5 2, 5 को डिवाइड करो 0.1, 5 को डिवाइड करो 50 से और 0.04, ये 2 ही था। देखो ये देखो, 10 को फिर 2 को फिर 5 को फिर 2 को, क्लियर है, बोलो हाँ ये ना, बस हो गया। ये कर दो टोटल 15.54 और ये कितना आ रहा है 12.64, सही है। ये खाली किसका सॉल्यूशन हो गया हमारा, मस्टर्ड का। ऐसे सॉल्यूशन किसके जाएंगे, चलो जी बोलो, इसका सोयाबीन है, कॉपी नहीं होता ना, नहीं, अरे समझ गए ना भावना है तुम मेरी। इधर देखो, परचेस प्राइस बता, सोयाबीन का परचेस प्राइस कितना पड़ रहा है, सोयाबीन 11 और 9, 11 और 9, ठीक है। वेट लेना ही नहीं है, ये ऑर्डरिंग हो गया, लोडिंग अनलोडिंग,
लोडिंग कॉस्ट और अनलोडिंग कॉस्ट। बताओ कितना कितना है? 10 2 3 2 और 50 से डिवाइड करना है। 10 2 है ना, तो वो तो वही बैठ गया हमारा 0.2.04 और ये 3 2 था। 3 डिवाइड 50 करो 0.06 जोड़ दो, 9.10 ये 9 पॉइंट कैसा आ जाएगा? 11.24 9 पॉइंट, समझ गया? और फिर यही कैलकुलेशन यही किसके लिए? ऑलिव। इसके नीचे कैलकुलेशन चल रही है, मैं स्पेस को यूज कर रहा हूं। होलसेल मार्केट और फार्मर्स। चलो भैया आ जाओ। कोई आया था? परचेज प्राइस, हाँ चलो बताना बेटा। वो बताना ऑलिव का 36 28 इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी है? इम्पोर्ट ड्यूटी इस पे तो नहीं है, इस पे है 2.8 10%। ये ऑर्डरिंग हो गया। लोडिंग 10 2 25 2, तो ये तो तुम्हारा वही हो जाएगा 10 2 2। अच्छा 50 kg है ना, ठीक है। 10 2 तो तुम्हारा वही हो गया 0.2.04 और 0.5 बेटा 0.5 25/50 करो होगा, ठीक है। करो भैया ऐड करो 36.24 और 30. ये 2.8 है, ये 2.8 है, 31 सही है। चलो जी, तो भैया ये तो निकल गई हमारी क्या परचेज कॉस्ट, जिन्होंने हमसे पूछी है। क्लियर है? अब हमसे क्या पूछा गया है? EOQ। भैया EOQ के लिए हमें क्या चाहिए? √2AO डिवाइड बाई C। ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट। भाई लक्ष्मी तो शायद है भी नहीं, वो तो ठीक है मेरे वाले की लक्ष्मी तो है ही नहीं, चाबी भी लक्ष्मी के साथ ही होगी। क्या तो भैया वो भी है नहीं, हटा देगा तू, साइड वाइड कर दे, ठीक है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। तो हमें चाहिए एनुअल रिक्वायरमेंट, हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट, हमें चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमें कोई भी चीज़ डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमें इन तीनों के लिए 3 स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे अलग अलग EOQ के लिए। बात क्लियर हो गई? आ गया? चलिए तो सेकंड पॉइंट हमसे क्या मांगा गया है? EOQ। तो EOQ कैसे बनेगा? √2AO डिवाइडेड बाय C। √2AO डिवाइडेड बाय C। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना। तो पहला वर्किंग नोट यहाँ पे क्या बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ, हाँ अभी 2 मिनट बात करते, 2 मिनट गया। एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है। मस्टर्ड, सोयाबीन, ऑलिव। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक बार बता रही थी, इनकी जो ये जो डिमांड थी ये मंथली डिमांड थी,
45,000 लीटर, 15,000 लीटर, 3,000 लीटर। 45 कितना था? 45 भूल गया मैं इसका आगे। 45, 15 और 3, 45,000 लीटर, 15,000 लीटर, 3,000 लीटर। सुन लो, ये डिमांड है किसकी? मस्टर्ड ऑयल की, सोयाबीन ऑयल की और ऑलिव की। हमें चाहिए मटेरियल, और ये मंथली डिमांड है, तो क्या करूँगा? 12 से। तो मुझे पता लगी साल भर की रिक्वायरमेंट। फिर इसमें लिखा हुआ है कि 1 लीटर, अरे मल्टीप्लाई मत करो भाई, 1 लीटर बनाने में कितना मस्टर्ड चाहिए? यहाँ लिखा हुआ है 5, 6 और 4.5। देखो 5 किलो तो ये चाहिए 1 लीटर के लिए, 6 चाहिए ये, और 4.5 किलो ये चाहिए। समझ गए? रॉ मटेरियल पता लगाना है ना मैं तो। अब बोलो 27 लाख भैया, 27 लाख किलो तो हमें चाहिए क्या? मस्टर्ड ऑयल के लिए। 10,80,000 किलो हमें चाहिए भैया क्या? सोयाबीन ऑयल के लिए। 1,62,000 किलो हमें क्या चाहिए? ऑलिव ऑयल के लिए। समझ गए? अरे क्लियर है? तो भैया ये हमें पता लग गया ए, ये कुल मिला के हमारा ए है, एनुअल रिक्वायरमेंट। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या निकाल लेते हैं? कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो जी, यहां पे लिखेंगे होलसेल मार्केट, या लिखेंगे फार्मर्स, यहां पे लिखेंगे मस्टर्ड। बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमारे 2 पार्ट थे, ये रे दिख रहे? ट्रांसपोर्टेशन और सॉर्टिंग पिलिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो लिखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सॉर्टिंग एंड पिलिंग। समझ गए? ऐसे ही मस्टर्ड के बाद क्या है मेरे बच्चों? सोयाबीन। तो सोयाबीन में लिख लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और यह है ऑलिव। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। अब टपाटप देखो जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? बोलो 6 और 15 और ये 1200। 6,000 और ये 1200, तो ये तो आ गया तुम्हारा 6,000, और ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 9, 12 और 800। 9, 12 और इधर 800, ये आ गया 9 और ये 12, 800। इसका 3,000, 1,800, 3,000 इसके नीचे 1,800, इसके नीचे इसके नीचे 1,800, 11,000 यहाँ नहीं है? ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 4,800 4,400 और 11,000 और जाएगा 11,000।
बहुत मेहनत है इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ 15 नंबर में आएगा। हेलो आएगा ही भाई, ऐसा कहाँ ही आएगा। अभी तो सीएसटी का है। नहीं जीएसटी लगा दो, क्या दिक्कत अरे होगी? तो ऐसा कहाँ आएगा यार। अरे क्यों नहीं आएगा? हाँ अभी ये इतना हार्ड थोड़ी ना है यार, आसान है देखा जाए तो। देखो आ जाओ, तू एक्स्ट्रा ले आएगा। भाई कैसी बात कर रहा है भैया, हार्ड थोड़ी ना है यार ये, इतना इतना हार्ड थोड़ी ना हार्ड नहीं है, बस आ जाए तो बढ़िया है यार। वर्किंग है। हाँ, थोड़ा टाइम टाइम टेकिंग होगा थोड़ा सा, लेकिन हो तो जाएगा यार। ऐसे अकाउंट से हार्ड बना दो, उसमें 15 में से बना है बाकी किसी में कोई कैलकुलेशन ऑफ, वाला प्रेफरेंस है। बस कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट। आ जाओ भैया, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट। अब देखो कैरिंग कॉस्ट इस पर डिपेंड कर रही है कि जो हमारा परचेज प्राइस है, और परचेज प्राइस होलसेल मार्केट का अलग है, और फार्मर का है। चलिए यहाँ पे वही बवाल मचेगा सेम। यही ऊपर दे दो। अरे नहीं, अब तो होने वाला है, मेन तो स्टेटमेंट बन गई, होलसेल और फार्मर। खेलना है आपके साथ, कहना हो गया ना काम, अब दे दो। फार्मर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले क्या था? मस्टर्ड। चलो फिर क्या था? सोयाबीन, सोयाबीन। और फिर क्या था? ऑलिव। कॉस्ट क्या थी पहली? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट। 12.5%। दूसरा क्या था? रेंट। और रेंट कितना था याद है? 100 किलो में 100 रुपये। 1 रुपए तो हर जगह 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। समझ गए? बस हमें क्या निकालना है? 12.5%। इंटरेस्ट निकालना है। भैया इंटरेस्ट इन्होंने कितना बोला हुआ है? 12.5%। 12.5%। किसका देंगे? परचेज प्राइस का। और परचेज प्राइस आपने कितना निकाला है? पहले ये ले लो मस्टर्ड का, इनका 12.5% निकालना है। 15.54 का, 12.64 का। 1.83 किसका निकाला पहले बताओ? 15 15.54 का निकाला है। 1.9425। 15.54 का निकाला है ना? 1.9425। 1.9425। 9425। तो ये तुम्हारा हो गया कितना? 2.94। और इसका 1.58। ये 12.64 डालो, कितना? 1.58। 1.58। तो 2.58 हो गया ये तुम्हारा। चलो अब आते हैं सोयाबीन पे। सोयाबीन कितना है हमारे? 11.24 का और 9.10 का। याद है ना, परचेज प्राइस निकालते हैं 11.24 का 12.5%, 9.10 का। 1.405। हाँ 11.24 का कितना था? 1.405। इसका आया 405। 1.1 ये कि हम एक काम करते थे 2.41 कर देते हैं। आगे बोलो। 1.1375 1 पॉइंट 1375 1 375 अच्छा ये 1 पॉइंट 1375 ये हाँ ये हाँ है, हाँ तो इसे 2.14 कर देते हैं। आगे चलो। ये आगे ऑलिव का 36.24 31.34। 36.24 31.34। बोलो भैया। अरे यार 4.5 4.5425। 36 24 दूसरा लिखो, पहले दूसरा लिखो 3.9175 3 पॉइंट 4.53। 3 पॉइंट 9175 इसे कर देते हम 4.92। सारी कर दो 4.53। ये 4. ठीक है। आराम से भाई, आराम से। फिर जाता हूँ मैं। इतना गुस्सा नहीं करते भाई, मैंने क्वेश्चन पढ़ा है। मोटी है ना मैं जाती है भाई यार, इसका क्वेश्चन मेरा स्टेटमेंट शोइंग ये हो गया।
EOQ, होलसेल मार्केट का EOQ, फार्मर्स का EOQ, मस्टर्ड, सोयाबीन, ऑलिव। लगाओ भैया। रूट 2 ए थी इसकी 27 लाख, याद है? हाँ भैया याद है आपको। ये थी 27 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी देख लो वहीं से। ओ अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी देख ले। ऑर्डरिंग कॉस्ट इसकी आ रही थी 6000, समझ गए? 6000 लिया है मैंने। हाँ भैया। और इसकी कैरिंग कॉस्ट 2.94। ऐसे यहाँ 2 27, ऑर्डरिंग 16200, कैरिंग आ रही है 2.58। भैया क्या वाली 2 ये आ रहा है 10,80,000। और ऑर्डरिंग कॉस्ट है इसकी सोयाबीन की 9000 और 12800, ये 9000 है इसकी। और यहाँ सॉल्व करोगे तो कितनी 12800। कैरिंग कॉस्ट ये निकाल रखी तुमने, कितनी है? 2.41 2.14। इसकी निकालो भैया 1.62। ये आया आपका 4800 और 11000, ये 4800 आ रहा है। और यहाँ सॉल्व करोगे तो 11000 आ रहा है। सही है? डिवाइडेड बाय 5.53 दूसरा दिख नहीं रहा। 4.92। पहले वाले का आंसर है 1,04,978। भाई जितने क्वेश्चन सारे बन बने। क्या निकाला भाई? क्या आ रहा है तेरा? उसका है 1,04,978। इसका हाँ 1,04,978। 1,04,978 kg। अब इसका बताओगे ना? 1,84,138। इसका? हाँ 1,84,138। 138 है। हाँ 89813108 8981 108। बस भैया 3 लिख दो, बहुत है। पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। 12,91,000। पीछे की लाइट चली बड़ी गलत है, पीछे की लाइट में चलाया करो, रिफ्लेक्शन आ रहा है। 1,13,664। 1,13,664। पीछे की लाइट बंद कर दो। अरे अब क्या भैया, अब तो खत्म। 1,62,000 है नहीं? हाँ 1,62 है। 16769 16770 कर दो, 0.9 में आ गया। 16770। इसका 26,914। कितना? 26,914। ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल भैया। जय श्री राम। अभी तो 1 पॉइंट और बचा है। आज बारिश में नहीं है किधर? क्यों क्या करना है? बात नहीं है ना। रात की हुई भैया। ये भाई बोल रहे होते हैं आज नहीं। ठीक है। बात भी बजा देंगे ठंडी। लास्ट क्या पूछा है? पहले 2 पॉइंट हो गए। रिकमेंड द बेस्ट परचेस ऑप्शन फॉर ऑलिव। ऑलिव को कहाँ से परचेस करना चाहिए? फार्मर से या होलसेल से। होलसेल मार्केट से? फार्मर से। अब तो टोटल कॉस्ट निकाल दो बस आप। हाँ 2 एरोसी लगा दो। नहीं बेटा, क्यों भैया? फार्मर पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्यों नहीं लगा सकते? बताऊंगा अभी, देखना। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ
जैसे हमारा रेलिवेंट टोटल कॉस्ट, ठीक है, ठीक है जी। चलो तो यहाँ लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ऑलिव। ये हमारी होलसेल मार्केट और ये हमारा फार्मर, ठीक है। अब इधर देखना, यहाँ लिखेंगे मिनिमम क्वांटिटी। इधर देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो होलसेल मार्केट में तो जो हमारे मन है वो परचेस करेंगे, ये बोला गया था। तो ऑलिव के केस में हम कहाँ पे जाएंगे, 16,770 पे चले जाएंगे। क्लियर है नहीं है? देखिए हम ईओक्यू पे जाना पसंद करेंगे तो 16,700, ये राउंड ऑफ करके 70 ही हो रहा था ना, ये तुमने करवा दिया। 69.9 था। चलो चलो क्या भैया 70 ही होगा। बात क्लियर हो गई। अब फार्मर की केस में जो आ रहा है वो आ रहा है कि इतना ईओक्यू लेना चाहिए, फार्मर से हमें इतना परचेस करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ तो क्वेश्चन में लिखा है कि फार्मर कह रहा है मैं तो एक बासठ बेचूंगा, तो मैं अपने ईओक्यू लगा नहीं सकता यहाँ पर। फार्मर बेचेगा ही नहीं, वो तो एक बार में दे रहा है। समझ गया मेरी बातों को? तो यहाँ तो ईओक्यू गायब हो गया ना। तो यानी कि हम होलसेल में तो ईओक्यू लगा सकते हैं, बट फार्मर में हमें एक बासठ ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, 162 डिवाइड बाय 16,770, बताना कितना आएगा। 9.6 आ रहे ना, 10 ऑर्डर लिख लो। और यहाँ कितने बैठेगा, सिंगल ऑर्डर। सही कह रहा हूँ? तुम्हारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो ये दिखाता हूँ। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये थी ऑलिव की 4800 और 11,000। सही बात है? तो यहाँ तो बैठ जाएगी तुम्हारी 4800 मल्टीप्लाई 10, 48,000। और यहाँ बैठेगी 11,000 इंटू 1, तो 11,000 की बैठेगी। ऐसा ही है ना? चलो जी, कैरिंग कॉस्ट 16,770 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ बैठेगी तुम्हारी 162 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई। कैरिंग कॉस्ट देख लेते हैं। कैरिंग कॉस्ट ये रही 5.53, 4.92, अलग अलग दिख रही है ना। 5.53, 5.53, 4.92, बताना जरा बच्चों। 46369 ये वाला 46, और ये 3,98,520 3,98,520। ये चलो जी। और यहाँ ले लो परचेज कॉस्ट। परचेज तो तुम 162 करोगे टोटल, और यहाँ पर भी 162 करोगे, बट यहाँ परचेज कॉस्ट अलग अलग बैठेगी। परचेज कॉस्ट कितनी बैठेगी यहाँ पर, 36, 24, 31, 34, ऐसे ही है ना। 36, 24, 31, 34, बोलना जरा। 58,70,880। बट दोबारा बोल दे भाई। 58,70,880। 70,000 58,70,880। ये 50,77,080। ये है। बस बेटा हो गया खत्म, जोड़ दो ये तीनों कॉस्ट जोड़ दो। उसका तो आ रहा है भैया 54,86,000। इसका दूसरा जोड़ा था 54,86,000। डैडी नहीं जोड़ रहा हूँ। 86, 86,600। 600 साइड होना भैया मेरा। साइड में दिल्ली में साइड हो।
क्या 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 5965,249 249। हाँ 59 लाख। तो मतलब बेस्ट रिकमेंडेशन क्या है ओलिव के लिए? फार्मर तो कॉस्ट हमारी कम आ रही है, ये चेक करना था। ये चेक करना है। ये स्कीम में करते होंगे। हाँ भाई, इतना तो दिमाग नहीं होगा लोगों में, हम तो पढ़ रहे हैं इसलिए। भाई और तो सीएमओ को रखते हैं लोग, यही तो काम होता है, इसी बात के तो पैसे हैं। लगते तो नहीं है। ये बात नहीं है। हाँ जी, क्या लिखेंगे? बेस्ट रिकमेंडेशन। तो इसलिए तो सॉफ्टवेयर आ दूंगे कुछ। हाँ तो डेटा तो डालना पड़ेगा ना, मैंने फिर बोला आपको डेटा बोला था लास्ट टाइम भी। बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर ऑलिव पेपर वर्क तो काम हो गया ऊपर। इज फॉर परचेज ऑफ ऑलिव इज फार्मर। खत्म चैप्टर आपका ये। जय श्री राम। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय। अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।